हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव। और क्या पहले आया, अंडा या चिकन? क्या ये ब्रह्मांड जो आप देखते हो कि कोई शुरुआत थी या फिर ये यहाँ हमेशा से रहा है? और अगर थी तो ये कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है? समय, क्या ये वास्तविक है या फिर एक भ्रम? क्या ये कभी खत्म होगा या फिर हमेशा के लिए चलता ही चला जाएगा? अतीत और भविष्य के बीच अंतर कहाँ आता है और ऐसा क्यों है कि हमें अतीत याद रहता है लेकिन भविष्य नहीं? स्टीफन हॉकिंग को भी आप साइंस लवर्स की तरह ये गहरे प्रश्न बचपन से ही अचंभित करते थे। वो काली अंधेरी रात उन्हें जादुई सी लगती थी, क्योंकि शायद ही कोई और चीज उन्हें इतना आकर्षित करती हो जितना वो तारों से भरी चादर। वो टेलीस्कोप लगाए उन्हें रात भर निहारते रहते, पर शायद ही किसी को अंदाजा था कि उनका योगदान फिजिक्स में वही सितारों की दूरी से भी ज्यादा आगे जाने वाला था। गैलीलियो गैलीलाई के मौत के ठीक 300 साल बाद स्टीफन हॉकिंग इस दुनिया में आए, करीब 2 मिलियन और आम बच्चों के साथ। पर ये बच्चा थोड़ा सा अलग था। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने उत्सुकता के पागलपन को संतुष्ट कराने में लगा देते हैं, और यही लोग फिर दुनिया भी बदल देते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पूरी जिंदगी यूनिवर्स को समझने में लगा दी और उन्हें आधुनिक सदी के आइंस्टाइन का दर्जा दिया गया है। ये सब एक बहुत ही कम उम्र में मोटर न्यूरॉन डिजीज से पीड़ित होने के बाद और बावजूद भी, जिस बीमारी ने उन्हें चलने बोलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये बीमारी उनके आइडियाज को दुनिया तक पहुंचने से नहीं रोक पाई, और उनके योगदानों ने हमारा और कई दूसरे वैज्ञानिकों का भी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उनके कुछ बहुत ही मशहूर आइडियाज उन्होंने अपनी वर्ल्ड फेमस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा है। ये बुक कई सालों से साइंस कैटेगरी में बेस्ट सेलर रही है, और आज इस वीडियो सीरीज में हम बिल्कुल यही बुक को गहराई में जानेंगे। तो बिल्कुल देखना इस सीरीज को अंत तक, क्योंकि ये आपके सामने एक नई दुनिया ही खड़ी करने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये अद्भुत सीरीज के साथ। आवर पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी के पुराने मॉडल्स। सो फ्रेंड्स, जब मैं छोटा था तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि पृथ्वी हमारे हिंदू भगवान विष्णु के शेषनाग के ऊपर स्थित है। अब एक क्यूरियस बच्चा होने के कारण ये फैक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं इसे कुछ समय तक मानता भी रहा। लेकिन ये आज से ही चलता नहीं आ रहा है। लगभग 340 बीसी में पहली बार एक साइंस की किताब लिखी गई थी, जिसे मॉडर्न लफ्जों में वैसे असल विज्ञान कहा भी नहीं जा सकता। इस किताब का नाम था ऑन दी हेवेंस, और इसके लेखक और कोई नहीं बल्कि खुद एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल की कुछ बातें सही भी थी, जैसे उन्होंने अपनी किताब में अर्थ के फ्लैट ना होने के 2 तर्क दिए। उस जमाने में, जैसे आप जानते हो, सभी पृथ्वी को चपटा मानते थे। सो उनका पहला सबूत ये था कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्रमा पर हमेशा पृथ्वी की परछाई सर्कुलर यानी गोलाकार की ही बनती है। अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो इसकी परछाई भी चपटी और लंबी होनी चाहिए थी। दूसरा सबूत उन्होंने ये दिया कि नॉर्थ स्टार हमेशा आकाश में सदर्न जगहों पर झुका हुआ पाया जाता था और नॉर्दर्न जगहों पे ऊपर की तरफ। लेकिन अगर अर्थ फ्लैट होती तो हर जगह नॉर्थ स्टार को आकाश में एक ही जगह पर पाया जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था। मगर एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में सभी बातें सच नहीं थी। उनका मानना था कि अर्थ हमारे ब्रह्मांड के केंद्र यानी सेंटर में है, और सभी तारे, ग्रह, चांद, उल्कापिंड, धूमकेतु इसी के चक्कर लगाते हैं, और वो अर्थ से जिस दूरी पर चक्कर लगवाते हैं यानी उनका ऑर्बिट, वो एक गोल आकार का है, जिसे उन्होंने सेलेस्टियल स्फीयर का नाम दिया। एरिस्टोटल के इस मॉडल में टॉलेमी ने थोड़ा सुधार किया, जिससे मून के ऑर्बिट को और अच्छी तरह से प्रेडिक्ट किया जा सके। अब इतना सक्सेसफुल मॉडल होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, और इन सभी प्रॉब्लम से ये थियरी बहुत बुरी तरह से डील कर रही थी। और इसीलिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ पोलैंड में रहने वाले एक पादरी निकोलस कोपरनिकस ने एक नया मॉडल पेश किया, जो पुराने मॉडल को चुनौती देने वाला था। इस मॉडल में अर्थ को ब्रह्मांड का सेंटर नहीं माना गया, बल्कि उसकी जगह सूरज ने ले ली थी। सभी प्लैनेट्स इंक्लूडिंग हमारी पृथ्वी सन को ऑर्बिट करती है, ये था कोपरनिकस का दावा। अब क्योंकि लोगों को परिवर्तन से थोड़ा डर लगता है, इसीलिए शुरुआत में इस न्यू मॉडल को ज्यादा महत्व नहीं मिला। लेकिन लगभग 2 सदियों बाद गैलीलियो गैलीलाई ने इसे पहली बार गंभीरता से लिया। उसी दौरान जोहानस केपलर कोपरनिकस की थियरी में छोटे मोटे बदलाव कर रहे थे। कोपरनिकस के मॉडल में प्लैनेट्स सन की परिक्रमा सर्कुलर ऑर्बिट में करते थे, पर केपलर के कैलकुलेशंस के मुताबिक ये ऑर्बिट्स परफेक्ट सर्कल नहीं हो सकते थे। और जब जोहानस केपलर से पूछा गया कि प्लैनेट सिर्फ
इस नए तरह के एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ही सन को क्यों ऑर्बिट कर रहे हैं, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाए। उन्हें सच में पता ही नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसीलिए इस सवाल ने बहुत सारे लोगों को लंबे समय तक परेशान करा रखा। बट फाइनली एंड में इसका जवाब हमें सर आइजैक न्यूटन ने दिया। न्यूटन को इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कैलकुलस इन्वेंट करना पड़ा, जो एक किस्म का मैथमेटिक्स है, और इसे ही न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रूप में सामने रखा। न्यूटन के इस थियरी ने एक अजीब प्रेडिक्शन किया था, जो कुछ इस तरह था। क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ग्रेविटी के जरिए आकर्षित करते हैं, जैसे अर्थ को सन हर पल अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी अट्रैक्शन के वजह से अर्थ सन को ऑर्बिट करता है। बट यही अट्रैक्शन के कारण हमारे यूनिवर्स का एंड हो जाना चाहिए था, क्योंकि ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है और इसीलिए सभी चीजें एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। धीरे धीरे इनमें बहुत स्पीड आ जाएगा और एक बहुत ही बड़े कोलिजन में यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ नहीं? इसी वियर्ड प्रेडिक्शन के कारण लोगों ने इस थियरी को बदलने की कोशिश की। लोगों ने कहा कि हो सकता है ग्रेविटी लार्ज स्केल पर एक रिपल्सिव फोर्स की तरह बिहेव करने लगती है, और इस रिपल्सिव फोर्स और दूसरे चीजों के अट्रैक्शन एक दूसरे को कैंसल कर देंगे और इससे फ्यूचर में कोई भी बड़ा कोलिजन नहीं होगा। यही सोच लगभग 20वीं सदी तक चली, पर जो एडविन हबल ने ऑब्जर्व किया, उसने पूरी दुनिया का ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल डाला। यहाँ तक कि खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि ब्रह्मांड स्टैटिक है, मतलब ये ना तो एक्सपैंड कर रहा है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट। और इस आइडिया को प्रूव करने के लिए आइंस्टाइन ने थियरी में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट यानी डार्क एनर्जी को भी ऐड किया था। हबल की डिस्कवरी के बाद आइंस्टाइन ने अफसोस जताते हुए कहा, मेरी सबसे बड़ी भूल कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को अपने थियरी के साथ जोड़ना था। दरअसल फ्रेंड्स, जनरल रिलेटिविटी खुद ये भविष्यवाणी करती है कि एक स्टैटिक यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, और इसीलिए हमारा यूनिवर्स जरूर एक्सपैंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आइंस्टाइन ने ये बात प्रिडिक्ट करने का मौका कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ऐड करके गवा दिया था। बट फ्रेंड्स, क्या सच में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट एक बड़ी मिस्टेक थी, और क्या आइंस्टाइन हमेशा से ही सही थे? हबल के इस डिस्कवरी के बाद उन्होंने खुद ये डिस्कवर किया कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये शायद लाइट की स्पीड से भी तेज एक्सपैंड कर सकता है। और फ्रेंड्स, जब आइंस्टाइन के डार्क एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टीज में बदलाव लाया गया, तो यही डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कारण बन गई, जिसका मतलब आइंस्टाइन हमेशा से ही सही थे, बस अपने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में वो थोड़ा गलत थे। अगर आइंस्टाइन ने उसे नहीं भी ऐड किया होता, तो जनरल रिलेटिविटी के ऑब्जर्वेशन से फिट करने के लिए कोई और इसे ऐड कर देता। यही कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट फ्रेंड्स दर्शाता है डार्क एनर्जी को, जो ब्रह्मांड की एक्सपेंशन रेट को बढ़ा रहा है। आज 21st सेंचुरी में दो थियरी सबसे ज्यादा मशहूर है, और इन दोनों की एक दूसरे के साथ जरा भी नहीं बनती। जब भी साइंटिस्ट दोनों थियरीज को यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक ही मैथमेटिकल कड़ी मिलती है, या कभी ऐसी थियरी जो कुछ एनर्जी स्केल्स पे ढंग से काम करेगी, बट दूसरे जगहों पर अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करने लगेगी। और हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही गेस किया, हम बात कर रहे हैं जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की। ये दोनों थियरीज हमारी वास्तविकता को समझने वाली थियरी ऑफ एवरीथिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। थियरी ऑफ एवरीथिंग एक ऐसा मॉडल है जो ब्रह्मांड के सभी इवेंट्स यानी घटनाएं जैसे बिग बैंग और ब्लैक होल के बारे में हमें सब कुछ बता सकता है। ये हमारे ब्रह्मांड में काम करने वाले सभी तरह के इंटरैक्शंस को भी यूनिफाई यानी एकजुट करता है। और ये थियरी शायद हमारे सर्वाइवल को निश्चिंत ना करे या किसी तरह से टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में काम ना आए, लेकिन ये हमारे यूनिवर्स के बारे में जानने की जिज्ञासा को पूरी करेगा और शायद हमें हमारे जिंदगी का पर्पस यानी वजूद ढूंढने में भी मदद करे। सो इसी के साथ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ, जिसे आप वीडियो नंबर 2 पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।